अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला की इंतहाई कदीमी और तारीख़ी हॉस्पिटल पाकिस्तान बनने से पहले से, जिसका नाम है क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जो 102 साल पुरानी है, यानी कि 1920 में ये कायम की गई थी, जब पूरी दुनिया में ग़ालिबन बरतानिया की हुकूमत थी और एक मिशनरी इदारे के तहत क्रिश्चियन हॉस्पिटल का क़याम इस एरिया में अमल में लाया गया था, ताकि गरीब लोगों का मुफ़्त इलाज किया जा सके और देहाती और पसमानदा इलाकों में बसने वाले जो मर्द और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी मरीज़ हैं, जो आँखों की बीनाई से महरूम थे या आँखों के मसाइल का शिकार थे, तो उनके इलाज के लिए ये सबसे टॉप की हॉस्पिटल थी और अभी भी ये आँखों के इलाज के लिए सबसे टॉप हॉस्पिटल है। और इंटरनेशनल सतह पे वहाँ के तरबियत याफ़्ता डॉक्टरों का बहुत ही ज़बरदस्त स्टाफ़ यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा है। तो मेरे यहाँ हाज़िर होने का मकसद ये है कि यहाँ के जो मशहूर तरीन डॉक्टर थे, डॉक्टर लाल साहब, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अशकनाज़ साहब और एडमिनिस्ट्रेटर हैं सोहेल सूरी साहब, इनके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। तो इनके कुछ मुलाज़मीन का कोई मामला है, उस हवाले से बातचीत करने के लिए इनके पास हाज़िर हुए हैं। बहुत शुक्रिया सूरी साहब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का और इस इंटरव्यू का। सूरी साहब, मुझे ये बताएँ कि आजकल ज़बरदस्त किस्म का मीडिया ट्रायल हो रहा है आपका, क्या वजह है? जी मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि असल में कुछ सियासत जो है ना वो खेली जा रही है। इस हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो कुछ कब्ज़ा करने के लोगों के इरादे हैं, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल को फ़ेल करने के लिए कुछ ऐसी मीडिया के ऊपर बातें फैलाई जा रही हैं, जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कौन लोग हैं वो जो कब्ज़ा करना चाहते हैं? देखें, इसमें से कुछ ऐसे 4, 5, 6 हमारे साबिक मुलाज़मीन हैं, जिनको वक़्तन-फ़वक़्तन पिछले कुछ चंद सालों में हॉस्पिटल की तरफ से या तो उनके डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे टर्मिनेट किया गया या फिर उनको जो है डाउनसाइज़िंग की मद में जो है वो उनको निकाला गया। उन लोगों ने स्टे ऑर्डर्स ले लिए, जो कि स्टे ऑर्डर्स इनमें से अक्सर के जो हैं या तो उनको मिले नहीं या फिर उनके स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, अपील में भी गए, वहाँ पर भी ख़त्म हो गए। कुछ के 1-2 के स्टे ऑर्डर्स अभी तक चल रहे हैं, लेकिन वो पिछले 2 ढाई साल से इसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो उनको बंगले दिए गए थे या क्वार्टर्स दिए गए थे, उस पे वो काबिज़ हैं। जिसकी वजह से जब ये कब्ज़ा हमने छुड़वाने के लिए जब हमने इस पे कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, तो वहाँ से ये मामला ज़्यादा ख़राब हुए, जिसकी वजह से अब वो अपने आप को बचाने के लिए कि भई किसी तरीके से हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो उनको इन हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी से, इन बंगलों से, इन क्वार्टर से, जो कि हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, इनसे वो ना निकाल सकें, उन्होंने उच्च हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। हॉस्पिटल को बदनाम करना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करना चाह रहे हैं, ताकि इसी तरीके से मीडिया ट्रायल और अफ़वाहें फैलाकर हमारे जो कंसंट्रेशन है और हमारा जो माइंड है, वो दूसरी तरफ लेकर जाया जा सके और वो लोग मज़ीद इन घरों पे काबिज़ हो सकें। अच्छा, ये बताएँ कि इस बात में क्या सदाकत है कि 2 सालों से मुलाज़मीन की तनख़्वाहें जो है उनको नहीं मिल रही? जी, मैं इसमें थोड़ा-सा कर देता हूँ। ऐसा है कि 2 सालों से ये नहीं है कि 2 साल से किसी को कोई तनख़्वाह नहीं मिली। ये बात ज़रूर है कि 2 साल से डिले ज़रूर आया, ताख़ीर के साथ मिली, थोड़ी कम मिली, कभी पूरी मिली, ऐसा ही है। लेकिन ये जो इस तरह का इल्ज़ाम कोई लगाता है कि जी 2 साल, देखें कोई भी इंसान 2 साल बगैर तनख़्वाह के कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है? मुझे बताएँ, इस अस्पताल के अंदर तकरीबन 150-200 के करीब जो हैं वो स्टाफ़ हैं, कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, कुछ डेली वेज वाले। मुझे बताएँ, कौन-सा स्टाफ़ ऐसा है जिसके घर कोई कह दे, जो अस्पताल से बाहर भी रहता है, कि जी मेरा जो है बिजली का मीटर कट चुका है और मैं बगैर बिजली के रह रहा हूँ, या मेरा गैस का नहीं है, या ऐसा है। तो अगर ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं और काम भी अगर यहाँ पर कर रहे हैं और अगर उनके मामलात भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ सैलरीज़ हर महीने मिलती हैं, तभी लिए उनके भी मामला चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात ज़रूर हैं। अच्छा सूरी साहब, ये बताएँ कि जो ये भी बात सुनने में आ रही है, आपके जो मुलाज़मीन हैं उनका ये कहना है कि जो नए मुलाज़मीन हैं उनको सैलरी फ़ौरी तौर पे और प्रॉपर अदा की जा रही है, पुरानों को नहीं दी। जी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें थोड़ी-सी वजूहात कुछ ऐसी हैं कि देखें, जो हमारे कुछ नए मुलाज़मीन हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ डेली वेज के या कॉन्ट्रैक्ट वाले, देखें जो पुराने परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिले हुए हैं। जिस तरह से अक्सर को घर मिला हुआ है अंदर, अगर घर मिला हुआ है तो ज़ाहिर है कि बिजली तो चूँकि इदारे की है, जब वो बिजली की पेमेंट होती है, बिल होती है, तो वो किसी इंडिविजुअल एक घर के हिसाब से पेमेंट नहीं हो रही थी। इसी तरीके से गैस भी है। तो इदारा ऑटोमैटिकली वो बिजली गैस के बिल पे कर देता है और फिर जब उनकी तनख्वाहों में से वो बिल काट लेता है।
तो ज़रूरी है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी वो सैलरीज़ में डिले भी आ रहा है, और फिर जब वो डिले होता है तो फिर हम उस हिसाब से उनकी सैलरीज़ में से वो डिडक्शन करते हैं। अब देखें, जो अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, टेम्परेरी काम कर रहा है, उनको कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है, मेडिकल के नहीं है, ना उनका कोई ईओबीआई हो रहा है, ना उनका कोई प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना ही उसके अलावा उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो परमानेंट और पुराने एम्प्लॉइज़ को मिलती थी। जिसकी वजह से ये है कि देखें, जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, वो उनको जो है उनको हमने यही बताया है कि जी मेहरबानी करके मजबूरी है कि इस वक़्त प्रॉब्लम आ रही है। देखें, जो जो मुलाज़मीन पुराने होते हैं वो ये मस वो बेनिफिट दे रहे हैं तो फिर मुश्किल मुश्किल वक़्त में देखें, सालों साल से आज तक इस अस्पताल में जितने भी स्टाफ एवरेज जो काम कर रहा है वो 20 से 25 से 30 साल हो गए हैं, ठीक है? कभी क्या उनको तनाव का मसला आया? ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो 2002 से, डॉक्टर अशकनाज़ जो हैं वो 2002 से यहाँ पर डायरेक्टर हैं, ठीक है? मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना 2018 में। मेरी तैनाती, मेरा जो अपॉइंटमेंट हुई वो हमारे मेडिकल बोर्ड, प्रेस्बिटेरियन मेडिकल बोर्ड की तरफ से हुई, ठीक है? यहाँ का जो डायरेक्टर है वो सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉइज़ को या जो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं या ऑफिस बेरर्स होते हैं, जिस तरह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, डायरेक्टर खुद हो गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गए या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये वो 4 पोस्ट ऐसी हैं जिनको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। हमें जो है हमारी अपॉइंटमेंट मेरी अपॉइंटमेंट हुई प्रेस्बिटेरियन मेडिकल बोर्ड, जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है और उसकी जो है वो अप टू डेट उसकी रजिस्ट्रेशन है। मेरी अपॉइंटमेंट हुई 2018 में। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी मेरी अपॉइंटमेंट के बाद से जो है ना वो हॉस्पिटल के हालात ख़राब हो गए। मैं इसमें थोड़ी-सी तरदीद कर दूँ। देखें, 1 जुलाई 2018 से मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। क्या 2018 से लेकर 2019 से लेकर क्या किसी भी एक जगह पे, चूँकि मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, क्या कोई स्टाफ, कोई एम्प्लॉयी, कोई डॉक्टर ये कह सकता है कि ₹1 की भी कोई सैलरी किसी की कम की गई, बल्कि इंक्रीमेंट्स भी लगे, क्रिसमस पे बोनस भी मिले? तो आखिर मैं भी उस वक़्त जब एडमिनिस्ट्रेटर था तो ये सब कुछ मिला तो कैसे मिल गए? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई वो मैं थोड़ा-सा अर्ज़ कर देता हूँ। मसला यहाँ से शुरू हुआ जब आया कोरोना, 2020 अप्रैल। ये वो टाइम था जब कोरोना स्टार्ट हुआ, और जब कोरोना आया और हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी फ़िलहाल तमाम हॉस्पिटल्स अपनी ओपीडीज़ और इस तरह से जो हैं वो बंद करें, सिर्फ़ इमरजेंसी चलाएँ। वहाँ से हमें प्रॉब्लम ये आई कि हमारी जो, चूँकि हमारा हॉस्पिटल वैसे तो जनरल हॉस्पिटल, लेकिन आँखों के हवाले से हमारा हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में क्या, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, यानी कि अफ़गानिस्तान से भी यहाँ पर लोग जो हैं वो आँखों के इलाज के लिए आते थे। पाक हमारे हॉस्पिटल 1920 का जो है ये हॉस्पिटल बना हुआ है, और 1920 से लेकर 2020 पूरे 100 साल हो गए थे। कभी एक दिन ऐसा नहीं हुआ था कि इस हॉस्पिटल के अंदर आँखों की सर्जरी, यानी कि मोतिये की, कैटरेक्ट की सर्जरी बंद हुई हो। कोरोना की वजह से हमारे जो आँखों के पुराने डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि कोरोना आ गया है, हम कोई भी किसी किस्म के ना पेशेंट्स देखेंगे, ना सर्जरी करेंगे। आप अतीक साहब, इस चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, 4 महीने क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में एक भी आई की सर्जरी नहीं हुई। ठीक है? 3 महीने के बाद बहुत मिन्नत समाजत और बहुत समझाने के इस बीच में भी उनको समझाया है कि देखें, अब हमारे हॉस्पिटल को बाहर से जो इमदाद मिला करती थी, वो चर्च की तरफ से जो आया करती थी, अब वो ख़त्म हो गई है। डॉक्टर लाल के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे आया करते थे, इसकी वजह से मामलात जो हैं बड़े आसानी से चल रहे थे। आहिस्ता-आहिस्ता हुकूमती लेवल पे ट्रस्ट के लिए, एनजीओज़ के लिए, ये बहुत कॉमन बात है। हर बंदे को पता है कि ट्रस्ट, एनजीओज़ के लिए जो बाहर से इमदाद आती थी, उस पे अब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। हालाँकि हमारा तो एक ट्रस्ट था, एक फलाही इदारा था, लेकिन आपको पता है जब हुकूमत की या स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज़ आती हैं, वो सबके लिए होती हैं। वो सख्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन इतने सख्त हैं कि उनको करने के लिए हम कोशिश तो बहुत करें, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, वहाँ से हॉस्पिटल को जो थोड़ी बहुत भी इमदाद बाहर से आया करती थी, डोनेशन आया करती थी डॉलर्स में, वो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत कम होते-होते बिल्कुल ख़त्म हो गई। जिस टाइम पे मैंने 2018 में जॉइन किया, तो उससे उससे 1 साल पहले तक में भी, 2 साल पहले तक में भी हॉस्पिटल को तकरीबन ना होने के बराबर डोनेशन आनी बंद हो गई थी, और मेरे आने के बाद मुकम्मल तौर पर, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान की मज़ीद सख्तियाँ आ गईं, फैटफ के रूल्स आ गए, और इस सख्ती की वजह से मुकम्मल तौर पे फ़ॉरेन डोनेशन बंद हो चुकी थी। हॉस्पिटल को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अखराजात खुद उठाने थे। हमें कोई लोकल डोनर नहीं है पाकिस्तान में, ना ही हमें किसी किस्म की कोई यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी। हॉस्पिटल ने जो खर्चे उठाने थे अपने, हॉस्पिटल आपको पता है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 250 बेड से ऊपर बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर 24/7 जनरेटर्स चलते हैं, ठीक है? और बड़े-बड़े जनरेटर्स चलते हैं, रिहायशी इलाका भी है,
और इतना बड़ा स्टाफ है, उनकी प्रोविडेंट फंड, उनकी पेंशन, उनका सब कुछ, और ये सारे मामला थे जिसकी वजह से हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल, बहुत ही ज़्यादा माली मुश्किलात पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, इनकम कम हो गई। कोरोना की वजह से पेशेंट का डाउनफॉल हुआ, पेशेंट का फुटफॉल कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जब पेशेंट ही नहीं आ रहा तो हमारे पास कमाई और पैसे कहाँ से आने थे। ऊपर से डॉक्टर हजरात ने, जो पुराने आई के डॉक्टर्स थे, इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। 4 महीने अगर आप मुझे बताएं, एक हॉस्पिटल जिसका रोजी रोटी मेन आंखों की सर्जरी से होती हो, जब वो चीज़ ही बंद होगी हो, तो मुझे बताएं उसके बाद वो हॉस्पिटल कैसे फाइनेंशियली स्टेबल होगा, हेल्दी होगा, कि हॉस्पिटल अपने स्टाफ को हर महीने इनकम जनरेट करके तनख्वाहें दे सके। तो यही प्रॉब्लम, वहाँ से काम सारा स्टार्ट हुआ, कि वहाँ से जो हमें हिट पड़ी, एक तो 4 महीने आई के पेशेंट्स को हमने ट्रीट नहीं किया, वो चीज़ ने आज तक हॉस्पिटल को डेंट किया इतनी बुरी तरीके से कि पेशेंट आज तक, दूर दराज के लोग ये सोचते हैं कि जी क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला कोरोना के बाद से आंखों की सर्जरी और आंखों के पेशेंट्स को देखना बंद कर गया। हमारा पेशेंट आज तक उस अरूज पे, उस लेवल पे नहीं पहुंच सका जो कोरोना से पहले था। उसके अलावा फिर ये प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से फाइनेंशियली हम काफ़ी डाउन हुए, फिर दोबारा हम अप हुए, लेकिन फिर भी हमें उस, वो जो हिट पड़ी है उससे हम आज तक रिकवर नहीं हो पाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, बिल्कुल बेशक आई, तनख्वाहें लेट हुई, डिले हुई, कभी आधी मिली, कभी पौनी मिली। मुझे भी ऐसे ही है, मैं भी इधर से ही हूँ, मुझे भी यहीं से तनख्वाह मिलनी है, मुझे भी कोई बाहर से कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। ना ही मेरे को बाहर प्लाज़े हैं, ना ही हूँ मेरे को बाहर कोई रेंटा कार पे गाड़ियाँ चलती हैं कि जी मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, मैं तो यहाँ पर जो है काम करूँ या ना करूँ, तनख्वाह जो है, मेरे पैसे तो मुझे मिल जाएँगे, नहीं ऐसा। देखिए, पॉइंट की बात आ गई है कि आपके बारे में ये भी बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि आपने काफ़ी करप्शन करके अपनी बहुत सारी जायदाद बना रखी है। बैरिया टाउन में आपने कोठी बना रखी है, आपने कारें ले रखी है, ये कोई इसमें है? जी, मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि जिस शख्स को मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, मेरी बैरिया टाउन डिफेंस कहीं पर अगर किसी को कोई मेरी कोठी, कोई एक मरले की भी कोई दुकान भी मिलती है ना, अगर वो उसको मिल जाती है और वो मेरे नाम पे या मेरी बीवी के नाम पे या मेरे किसी बहन भाई के नाम पे, वो आपको ये इन जगहों पे कोई प्लॉट, कोई घर बंगला मिलता है, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है। बड़ी बात है, ये तो क्लियर हो गया, इतनी बड़ी बात कोई नहीं करता ऑन द रिकॉर्ड। तो ठीक है, आप बताएँ मज़ीद बात। जी, मैं और सिर्फ़ ये भी ऐड कर दूँ, आप मेरे मेरे रिटर्न्स हर साल मेरे और मेरी वाइफ़ के यहाँ पर फ़ाइल होते हैं, ठीक है? रिटर्न्स फ़ाइल के अंदर आपको बड़ा क्लियर कट पता चल जाता है कि जी आपके नाम पे कौन से असासे हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है जी? मेरे नाम पे जो असासा है, जो इस वक़्त टिल डेट है, वो मेरी गाड़ी है जो मेरे नाम पर है। इसके अलावा जो मेरा एक आबाई घर है वो लाहौर में है, ठीक है? उसमें ज़ाहिर है कि मेरे बहन-भाई, चूँकि वो वालिद साहब ने बनाया हुआ है, वो एक वाहिद घर है जहाँ पर मेरे बाकी भाई वग़ैरह रह रहे हैं और मेरी वालिदा। इसके अलावा मेरे नाम पे कोई बंगला, घर, कोठी किसी जगह पे पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ना ही पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, ये बताएँ कि सुनने में ये आ रहा है, उनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल की ये बहुत बड़ी जगह चूँकि कीमती तरीन रकबा है, आप इस पे कब्ज़ा करके, मिली-भगत करके इसको किसी पार्टी को फ़रोख्त करना चाहते हैं ताकि वो इस पे प्लाज़े बना सके और ये जो हॉस्पिटल खिदमत का काम है, ये रुक सके। देखें जी, बात ये है कि एक तो ये है कि मेरे पास ना तो कोई अथॉरिटी है कि मैं किसी को ये ज़मीन बेच सकूँ। ये ज़मीन है प्रेस्बिटेरियन चर्च यूएसए की। मतलब सेल हो ही नहीं सकती। देखें, इम्पॉसिबल है, देखें ट्रस्ट है ना, आप इसका तो नाम नहीं बदल सकते, बेचना तो बड़ी दूर की बात है। देखें डॉक्टर अशनाज़ साहब जो हैं वो 2002 से यहाँ पर डायरेक्टर हैं और 1974 से वो इस यहाँ के मुलाजिम हैं, यानी कि वो यहाँ पर डॉक्टर हैं, काम कर रहे एम्प्लॉई हैं। आप खुद हिसाब लगा लें कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर अशनाज़। अगर किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो वो ज़ाहिर है कि सबसे पहले तो वो उस उनके बारे में ये बात होनी चाहिए ना कि भई फाइनल अथॉरिटी तो वो हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर, मैं तो खुद यहाँ पर एक एम्प्लॉई हूँ। क्या किसी भी इदारे में कोई एम्प्लॉई भी, क्या किसी भी इदारे को, बैंक को, किसी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज़ेशन को कोई इस तरह बेच सकता है? देखें, आप भी इतने सालों से टेक्सला में रह रहे हैं, आपने भी देखा है, आप भी कई दफ़ा इस हॉस्पिटल में आए हैं, कभी खुद आए हैं, कभी पेशेंट के साथ आए हैं या कभी आप अपने वालिद साहब के साथ आए होंगे। क्या आपने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर, क्या इवन कैंटीन तक, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हमने आज तक आउटसोर्स कैंटीन तक नहीं की। कितनी पेशेंट्स कई दफ़ा कहते हैं कि एक दफ़ा चंद साल पहले, मेरी अपॉइंटमेंट से बहुत साल पहले, यहाँ पर कुछ इस तरह का डिस्प्यूट बना था कि कैंटीन यहाँ पर बाहर के किसी लोगों को दी थी जिसका इश्यू बना था। उसके बाद से डॉक्टर अशना साहब ने कहा कि हम किसी भी बंदे को कैंटीन या इस किस्म की कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं करेंगे। हम हर चीज़ हॉस्पिटल खुद रन करता है। ठीक है जी, मेरे टेन्योर के अंदर डायलिसिस का डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल की इस तारीख के अंदर है कि जी मेरे वक़्त में ये बना। एलाइड हेल्थ कॉलेज
ठीक है, ये भी इतनी बड़ी बात है कि ये भी मेरे ही टेन्योर के अंदर ये एलाइड इस वक़्त 150 के करीब बच्चे जो कि सीएनए यानी कि नर्स असिस्टेंट, डिस्पेंसर, ओटी टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, ये इस किस्म की ट्रेनिंग्स जो है यहाँ पर हो रही हैं। अभी हमारा एक दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ जो है इल्हाक है और बहुत बहुत करीब हमने ऑलरेडी लाइसेंस के लिए फ़ाइल किया हुआ है। खुदा ने खैर की तो विद इन अ मंथ और 2 हमें जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा और हॉस्पिटल इंडिपेंडेंटली एलाइड हेल्थ कॉलेज यहाँ पर जो है खुद रन करेगा और खुद यहाँ से जो है वो बच्चों के दाखिले भी भेजेगा। तो ये 2 तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि ओपन यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी है इस हॉस्पिटल की कि ये नहीं है कि इस हॉस्पिटल को वहीं का वहीं रह गया जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। ये डिपार्टमेंट्स ऐड ऑन हो रहे हैं। हमारे पास एफसीपीएस कंसल्टेंट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, आई के एफसीपीएस सर्जन्स हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो इस चीज़ों के नज़र आ रहा है ना, अगर ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर मामलात सही चल रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ देखा जा रहा है, हम लोगों ने मेहनत की है, तभी लिए तो ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये एक सियासत और ये झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी कब्ज़ा करवाया जा रहा है और ये खुद काबिज़ हुए हुए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग अपने बोर्ड के अंडर आते हैं, जो हमें बोर्ड की तरफ से ऑर्डर्स होते हैं, हमने उसी तरह से काम करना है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों आपने सुन ली बातें सूरी साहब की कि सूरी साहब की जो मुस्बत और तमीराती खिदमात थीं, उन खिदमात का तो तज़किरा है ही कोई नहीं है। अलबत्ता जो हॉस्पिटल का एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, सैलरीज़ का प्रॉब्लम है, कोरोना की वजह से जो आया था, तो उसको लेके ये एक बुनियाद बनाकर चल निकले हैं जी इनको सीट से हटवाने के लिए। किस लिए? क्योंकि जो इन्होंने हक़ की बात की है कि आप ये जगह छोड़ें या आप रिटायर हो चुके हैं या आप मेहरबानी करें, तो ये आपस में इत्तेहाद करके उन्होंने इस तरह का मामला कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी और उन लोगों का ज़हन क्लियर हो गया होगा जो सूरी साहब के बारे में मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टें लगा रहे हैं कि इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।